हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने रिप्लिकेशन टोपोलॉजीज के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने करे थे। इसके प्रैक्टिकल भी करके देखे थे। इसके थ्योरीज में क्या है वो सारे मैंने डिस्कस करा था, जिसमें कि ये सारे 5 तरह के जो हमने रिप्लिकेशन टोपोलॉजीज होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो ये जो हमने सारे टोपोलॉजीज जो भी अभी तक हमने शुरुआत से अभी तक अ, समझा है वो सारे के सारे हमारा बाइनरी लॉग, लॉग नेम एंड उसके पोजीशन कि बाइनरी लॉग का नाम क्या है और किस पोजीशन से स्टार्ट करना है, उस तरह से करके देखा था। तो इसके कुछ डिमेरिट्स कह लें या फिर मैं कह लें कि मैनेजमेंट के इशू हैं कि जब भी आप कहीं पे भी ये रिप्लिकेशन ब्रेक होगा, कहीं रुकेगा, कुछ एरर आ जाएंगे, कभी फेल्योर हो गए, तो एवरी टाइम आपको बाइनरी लॉग का नाम और पोजीशन जानना होगा। तो इससे ये मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू तो होता ही है कि हर बार आपको क्या बाइनरी लॉग का नाम है, पोजीशन है, बार बार फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो क्लासिकल मेथड मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड जो है बाइनरी लॉग से रिलेटेड, तो इससे हटके एक न्यूअर मेथड फिर बाद में आया जिसको कि हम जीटीआईडी, ग्लोबल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर्स, इस तरीके से भी हम रिप्लिकेशन कर सकते हैं, जिसमें कि हमें कोई बाइनरी लॉग का पोजीशन और नाम जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको सोर्स ऑटो पोजीशन या फिर रिप्लिका ऑटो पोजीशन या फिर सोर्स ऑटो पोजीशन या मास्टर ऑटो पोजीशन। मैं एक ही चीज को 2 बार लिखा क्योंकि मास्टर कहे, अब के समय में जो है मास्टर को धीरे धीरे हम हटा के उसको सोर्स बोलना शुरू कर दिया है, और जो स्लेव था उसको रिप्लिका बोलना शुरू कर दिया है। तो सोर्स ऑटो पोजीशन बोले या फिर मास्टर ऑटो पोजीशन, इसके थ्रू इजिकल्स टू अगर हमने 1 कर दिया तो ऑटोमेटिकली जहां तक रिप्लिकेट हुआ है उसके आगे से ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बाइनरी लॉग का नाम और पोजीशन जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम जीटीआईडी बेस्ड रिप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। सारा चीज सेम है, कुछ नहीं है यहाँ पे डिफरेंस है। हाँ, बाइनरी लॉग में हमें सिर्फ 2 लॉग, बाइनरी लॉग इनेबल करना पड़ता है और सर्वर आईडी देने पड़ते थे। यहाँ पे थोड़े से पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट जीटीआईडी इनेबल्ड नहीं होता है, तो हमें जीटीआईडी इनेबल करने वाले पैरामीटर्स चाहिए। वो कुछ पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन बाद में आपको एक बार वन टाइम जॉब अगर खत्म हो गया पैरामीटर्स का, तो उसके बाद आप इजिली मैनेज कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहला हमें समझना है कि जीटीआईडी क्या होता है। जी जीटीआईडी ये होता क्या है? तो जीटीआईडी 2 चीज का कॉम्बिनेशन है, सर्वर अंडर आईडी, सर्वर यूआईडी एंड ट्रांजेक्शन आईडी। ये 2 चीज का कॉम्बिनेशन होता है जीटीआईडी। तो सर्वर यूआईडी क्या है? सर्वर यूआईडी जितने भी एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो हर एक सर्वर का यूनिक होता है। जैसे सर्वर आईडी हम रिप्लिकेशन में देते थे, तो हर एक जितने भी, अगर सपोज कि हमारे पास 50 माई एसक्यूएल सर्वर्स का रिप्लिकेशन है, तो सारे के सर्वर आईडी डिफरेंट होंगे। उसी तरह से जब जीटीआईडी बेस्ड बनाएंगे वहां पे भी सर्वर यूआईडी सारे सर्वर्स के डिफरेंट होंगे। ठीक है, और ट्रांजेक्शन आईडी वही है जो कि हम ट्रांजेक्शन करेंगे, तो जितने भी ट्रांजेक्शन एक इंसर्ट किया तो सीक्वेंस ये यहाँ पे इस तरह यहाँ पे 1 आ जाएगा, दूसरा ट्रांजेक्शन किया तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हमने अभी तक कितने ट्रांजेक्शन करे हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब तो आप समझते ही होंगे। जैसे ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया कि आप सिंगल इंसर्ट किया, ये भी एक ट्रांजेक्शन है, एक सिंगल डिलीट किया, ये भी ट्रांजेक्शन है, या सेट ऑफ कमांड्स को भी एक ट्रांजेक्शन बोलते हैं।
जैसे आपने जब अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटी है, पहले लॉगिन किया, उसके बाद हमने पेई ऐड किया, उसको पैसे ट्रांसफर करे। तो ये सब चीजें जो हैं वन बाय वन आप, तो उसमें होता है कि आपका ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज होता है कि एक बार आपने ऐड किया, आपकी ट्रांजैक्शन से पैसे कम अपडेट हुए, दूसरे के पैसे बढ़े, तो ये इस तरह से सीरीज ऑफ जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको भी एक ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वर यूआईडी हमें कैसे मिलेगा? अगर मेरे पास दो सर्वर है, मेरे पास दो सर्वर है, एक की आईपी है 115 एंड दूसरे की आईपी है 116। ठीक है, तो सर्वर यूआईडी जो है, जैसे मैं माई एसक्यूएल में लॉगिन कर लेता हूं, और ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। सेलेक्ट एट द ग्लोबल वेरिएबल का कैसे लिखते हैं? डबल एम एट द रेट से लिखते हैं, सर्वर अंडरस्कोर यूयूआईडी। ये आपका सर्वर यूआईडी है। ये 32 डिजिट का होता है, 128 बिट्स का होता है। ठीक है, तो और ये हमेशा यूनिक सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कि इसको इससे इसको कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें, हमेशा सेम रहेगा ये। उसी तरह से इसका भी अलग होंगे, इसमें भी माई एसक्यूएल का अगर लॉगिन करूं मैं तो यहाँ पे भी इसके अलग हैं। यूआईडी 006 से स्टार्ट है, ये 8C6C है। तो ये जितने भी सर्वर्स जो एक रिप्लिका सेट के पार्ट हैं, उन सब का सर्वर यूआईडी अलग होगा। तो ये सर्वर यूआईडी हो गया हमारा। इसको अगर मैं यहाँ नोट करूं तो इज इक्वल्स टू ये सर्वर यूआईडी कॉलन, अगर पहला ट्रांजेक्शन है तो 1, दूसरा ट्रांजेक्शन है तो 2, उसी तरह से 34 है, 35 है तो 35th ट्रांजेक्शन, इस तरह से ये ट्रांजेक्शन। और ये इसको देख के इसको देख के आप बता सकते हैं कि कितना नंबर ट्रांजेक्शन है, प्लस किस सर्वर से आया है, ये ट्रांजेक्शन जनरेट कहां से हुआ है। ठीक है, ये जीटीआईडी इज ए यूनिक आइडेंटिफायर जो कि हर एक ट्रांजेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। जितने ट्रांजेक्शन करेंगे सबके साथ ये एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जीटीआईडी को इनेबल करने के लिए क्या करना है। जीटीआईडी को इनेबल करने के लिए हमें मतलब एक पैरामीटर्स की जरूरत है, जिसको जीटीआईडी अंडरस्कोर मोड बोलते हैं। जीटीआईडी अंडरस्कोर मोड ये क्या करता है कि ये पैरामीटर है जो कि जीटीआईडी को इनेबल कर देता है। अब आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो आप जीटीआईडी बेस्ड हो जाएंगे, और अब आपका बाइनरी लॉग रिलेटेड जो रिप्लिकेशन है वो बंद हो जाएगा, आप नहीं कर सकते जैसे ही ऑन किया। तो इसके जीटीआईडी मोड को इनेबल करने के लिए, जैसे 0 हमने डाला, ठीक है, 0 का मतलब हो गया हमारा ऑफ है, जीटीआईडी ऑफ है, जो डिफॉल्ट में होता है। जीटीआईडी डिफॉल्ट में ऑफ होता है, मींस 0 होता है, यहाँ पे जीटीआईडी क्रिएट नहीं होगा। जैसे ही हमने 1 किया, 1 का ज्यादातर पैरामीटर्स में हमने क्या दिखाया कि 1 करते ही ये ऑन हो जाता है, लेकिन यहां नहीं। जीटीआईडी मोड ऑन का मतलब है ऑफ परमिसिव। इसके बारे में मैं बताता हूं। 2 का मतलब है ऑन परमिसिव, और 3 का मतलब है कि ऑन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे मोड होते हैं ज्यादातर। जैसे ही आप क्या करेंगे कि 0 कर दिया, जीटीआईडी मोड मींस ऑफ हो गया। 1 जनरली हम इनेबल करने के लिए 1
ऑन लिखते हैं या वन लिख देते हैं, तो वन यहां नहीं चलेगा, वन का मतलब हो गया ऑफ परमिसिव। और इसका मतलब क्या है, जीरो का मतलब तो समझ रहे हैं, ऑफ है, ऑफ का मतलब हो गया कि आपका जीटीआईडी क्रिएट नहीं होगा, बेस्ड ट्रांजेक्शन नहीं बनेंगे। ऑफ का मतलब है अगर सपोज कि हमारे पास मास्टर और स्लेव है, तो स्लेव के ऊपर हमने ऑफ परमिसिव कर दिया, दिस मीन्स कि अब यहां पे जीटीआईडी बेस्ड ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, यहां पे जीटीआईडी वाले ट्रांजेक्शन नहीं बनेंगे, बट ये जो मास्टर से डेटा आ रहा है जीटीआईडी वाला उसको एक्सेप्ट कर लेगा, खुद ही, खुद जिस सर्वर पे ऑफ परमिसिव लगाया है उस पे वो जीटीआईडी नहीं बनेंगे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा जीटीआईडी बेस्ड, बट जो पीछे से आ रहा है, मास्टर से आ रहा है रिप्लिकेट होके, वो जीटीआईडी वाले रिप्लिकेशन होंगे और अप्लाई होंगे। ठीक है। ऑन परमिसिव का मतलब है कि अब जितने भी ट्रांजेक्शन हम सर्वर पे करेंगे वो सारे में जीटीआईडी होगा, जीटीआईडी एप्लीकेबल होगा, बट जो मास्टर से पीछे से जो आ रहा है ट्रांजेक्शन जो नॉन जीटीआईडी है, हो सकता है कि हमारे पास 50 सर्वर्स का रिप्लिकेशन हो, तो किसी सर्वर पे से जो डेटा आ रहा है वो ऑफ से आ रहा है, जीटीआईडी ऑफ से आ रहा है, तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। ऑन प्रीमिसिव का मतलब है अब जितने ट्रांजेक्शन इस सर्वर पे होंगे वो जीटीआईडी होंगे, लेकिन जो नॉन जीटीआईडी ट्रांजेक्शन जो आ रहा है वो भी अप्लाई होंगे। और ऑन का मतलब है कि ये फुल्ली जीटीआईडी बेस्ड है, अब ये कोई भी नॉन जीटीआईडी को सपोर्ट नहीं करेगा और आपके नॉन जीटीआईडी बेस्ड रिप्लिकेशन पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे ऑन करते ही। ठीक है, तो हमें ये जीटीआईडी के मोड मिलते हैं। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको भी हम करते हैं, वो है इनफोर्स जीटीआईडी, सॉरी, कंसिस्टेंसी। ये पैरामीटर क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसके भी दो होते हैं, दो वैल्यू होते हैं। जीरो का मतलब तो वही है कि जो सब जगह होता है ऑफ, और वन का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल जो ऑफ का ऑन, वन का मतलब होता है ऑन। तो अगर हमारा ऑन है, अगर हमने इन्फोर्स जीटीआईडी कंसिस्टेंसी को ऑन किया है, दिस मीन्स अब जीटीआईडी मोड हमने ऑन कर दिया, जीटीआईडी मोड का वैल्यू 3 या ऑन हमने कर दिया, और इन्फोर्स जीटीआईडी कंसिस्टेंसी को 1 कर दिया या ऑन कर दिया, दिस मीन्स अब कोई भी नॉन जीटीआईडी या फिर वैसे स्टेटमेंट्स जो कि जीटीआईडी को सपोर्ट नहीं करते वो एरर दे देंगे। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे फंक्शंस हैं जो जीटीआईडी को सपोर्ट नहीं करते। जैसे अगर हमने यहाँ पे ये लिखा कि क्रिएट टेबल और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिएट टेबल, यहाँ पे ए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी, तो ये एक टेबल क्रिएट करेगा, ये जीटीआईडी को सपोर्ट नहीं करता, तो ये सपोर्ट नहीं करता, तो अगर हमने इन्फोर्स जीटीआईडी कंसिस्टेंसी को ऑन रखा है तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एरर दे देगा। और बहुत सारे फंक्शन, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन, इसका पहले भी हमने पिछले कई सारे वीडियोज में इसका डिटेल में नॉन डिटर्मिनिस्टिक फंक्शंस के बारे में देखा था कि कैसे वहां पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक से इशू आते हैं। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन जैसे UUID, ये एक फंक्शन है, एक रैंडम रैंड सिसडेट, सिसडेट फंक्शन, ये सब जो फंक्शंस है नॉन डिटर्मिनिस्टिक,
ये GTID को सपोर्ट नहीं करते, तो ये अगर हमने ऑन रखा इन्फोर्स GTID कंसिस्ट, ये लॉग नहीं होंगे, जिस समय आप यूज करेंगे उसी समय एरर दे देगा। तो अगर क्या हो कि अगर हमने ऑन ही नहीं किया, ऑफ रखेंगे, ऑफ रखेंगे तो क्या होगा, ये सारे स्टेटमेंट आपके राइट होंगे, राइट होंगे जो कि GTID को सपोर्ट नहीं करते, GTID बेस्ड नहीं होंगे, तो ये आपके रिप्लिकेशन को ब्रेक कर सकते हैं, रिप्लिकेशन आपका डैमेज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इन्फोर्स GTID कंसिस्टेंसी को हमेशा ऑन रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं कि चलते हैं, अब हम इसको कैसे सेट करते हैं। हाँ, और एक चीज और बता देता हूं कि जो पहले बाइनरी लॉग बेस्ड था उसमें दो पैरामीटर्स हमें चाहिए थे, लॉग बिन और सर्वर आईडी। अब जब हम GTID बेस्ड करेंगे तो यहां पे हमें वो दो तो चाहिए ही, लॉग बिन एंड सर्वर आईडी, प्लस ये दो एक्स्ट्रा चाहिए, ये चाहिए एंड ये चाहिए। क्योंकि GTID लॉग, बाइनरी लॉग के बिना नहीं हो सकता है। जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन, वो सारे जाके बाइनरी लॉग में ही लिखेगा, तो बाइनरी लॉग इनेबल करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि आ, मैं आपको अभी पहले एक वो दिखा देता हूं कि तो GTID, ठीक है, तो यहां पे अभी आप देखेंगे ये GTID ऑफ है, प्लस इनफोर्स GTID कंसिस्टेंसी ऑफ है। ठीक है, तो ये दोनों ऑफ है, और यहाँ पे हमें दो और पैरामीटर्स चाहिए, GTID पॉज्ड एंड एग्जीक्यूटिव। ये पैरामीटर्स हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले हमें ये दो जो पैरामीटर्स है, ऑफ GTID मोड एंड इन्फोर्स GTID, इसको ऑन करना है। और ये मैंडेटरी है कि आपको जहां जहां रिप्लिकेट करना है तो वो मास्टर पे भी ये दोनों सेट करने हैं, प्लस स्लेव पे या फिर रिप्लिका पे भी आपको सेट करना है। ये नहीं कि हमने मास्टर पे, जैसे बाइनरी लॉग, बाइनरी लॉग हम क्या करते थे, लॉग बिन हमने मास्टर पे कर दिया, स्लेव पे नहीं भी किया तब भी कोई इशू नहीं है, हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो हमें ये करने पड़ेंगे, तो मैं एक यहां पे सेट कर देता हूं। यहाँ पे हमने लिखा लॉग बिन, ये माई एसक्यूएल 8 में यूज कर रहा हूं जहां ऑलरेडी इनेबल्ड होता है बाइनरी लॉग, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं अपने तरफ से, मैं इसको लिख देता हूं, अदरवाइज ये बाइनरी लॉग ऑलरेडी इनेबल्ड होता है। 5.7 में आपको इनेबल करने पड़ते हैं, बट 8 में ऑलरेडी इनेबल्ड होता है। 101 कर दिया, GTI मोड इज इक्वल्स टू ऑन लिख दिया, 1 2 नहीं लिखेंगे, ऑन लिख दिया। इज इक्वल्स टू ऑन लिख दिया।
तो हमने यहाँ पे सर्विसेज रीस्टार्ट कर ली है। अब सेम पैरामीटर अगर मैं कहूँ तो इसको मैं यहाँ से नोट कर लेते हैं एंड स्लेव वाले पे भी जिसको मुझे बनाना है वहां भी राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चेंज करना पड़ेगा। सर्वर आईडी जो है हमारा 101 है तो 102 कर देता हूँ, बाकी चीजें सेम रहेंगी। और यहाँ पे एक काम और करते हैं कि ये स्लेव हमें बनाना है तो यहाँ पे एक रिले लॉग का भी पैरामीटर डाल देते हैं, रिले लॉग। अदरवाइज अगर मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से सब रिले लॉग के भी बारे में बताया है कि अगर आपने रिले लॉग का नाम नहीं दिया तो जो सर्वर का होस्ट नेम है उससे रिले लॉग बन जाता है। उसके भी अलग इश्यूज हैं कि अगर मान लो किसी दिन आपने सर्वर का नाम चेंज कर दिया, होस्ट नेम चेंज कर दिया, तो वो सारे रिले लॉग बेकार होने लग जाते हैं, वो एरर आ जाएगा, आपका रिप्लिकेशन फट जाएगा। ठीक है, तो रिले लॉग हमारा इसका भी एक नाम दे देते हैं सो दैट कि ये कंसिस्टेंट रहे। इसका नाम रिले हमने डाल दिया। ठीक है, अब इसको भी रीस्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया। अब अगर आप माई एसक्यूएल के अंदर जाएं और सेम देखेंगे तो आपका देखिए GTID मोड ऑन हो गया, इन्फो GTID कंसिस्टेंसी ऑफ से ऑन हो गया। सेम यहाँ पे भी होगा, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमने ऑन कर दिया तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें रिप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है कि हमें एक यूजर बनाना है। तो यूजर बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले यूजर्स कौन कौन से हैं ऑलरेडी यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ। सिलेक्ट होस्ट यूजर एंड प्लगइन। ये देखिए यहाँ पे रूट है और ये तो डिफॉल्ट वाले हैं सारे। एक मैं यूजर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट यूजर REPL 11%। राज टेक कर दिया अपने चैनल का नाम। और एप्लीकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक ही परमिशन चाहिए, रिप्लिकेशन स्लेव। सारे पे दे दिया टू REPL 11। ये कर दिया। अब मैं यूजर्स दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने एक नया यूजर बनाया है रिप्लिकेशन के लिए। इसके प्लगइन्स को आप ध्यान से देखिए। जब पहले हम जो भी यूजर पहले के वर्जन्स में 7 और पहले वो जो वर्जन्स होते थे, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कब, सारे डिफॉल्ट प्लगइन माई एसक्यूएल नेटिव पासवर्ड होते थे। लेकिन अब सिक्योरिटी की वजह से नए नए यहाँ पे हमारे ये आ गए हैं, प्लगइन्स आ गए हैं जिसमें कि एक तो आपको यहाँ पे कैशिंग SHA-2 पासवर्ड दिख रहा है, प्लस एक और आता है SHA-256 पासवर्ड। ये बहुत सारे तरह के एक नए मेथड्स आ गए हैं सिक्योरिटी की वजह। इन सब के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं सिक्योरिटी पे आऊंगा। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तब इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ मेरा दिखाने के पीछे एक मकसद और था कि ये जो है एक माई एसक्यूएल नेटिव पासवर्ड प्लगइन और इन दोनों
की वजह से रिप्लिकेशन जब सेटअप करूंगा तो एक थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, हमने यूजर बना लिया। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं आपको जितने बाइनरी लॉग है वो दिखा देता हूं। सो बाइनरी लॉग्स दो है, 1 और 2। अब मैं बाइनरी लॉग को रोटेट कर लेता हूं, मतलब तीसरा भी बना लेता हूं, प्लस बाइनरी लॉग्स। अब ये क्या होगा कि अब तीसरा बन गया होगा थर्ड नंबर। ये यहाँ पे हम आ गया, हम रिप्लिकेशन थर्ड से स्टार्ट करेंगे। अभी तक कोई स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा है। ठीक है, तो अभी जो है हम यहाँ पे चलते हैं एंड बाइनरी लॉग, अब हम रिप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने के लिए एक तो सबसे पहले हमारा बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूं। इसमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा आपका, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपने पहले भी जब किया होगा तो यही लिखा हुआ चेंज मास्टर टू, या फिर चेंज रिप्लिकेशन रिप्लिकेशन सोर्स टू। यहाँ मास्टर की जगह सोर्स, जितने मास्टर है वहां पे सोर्स कर दिया होगा। तो यहाँ पे सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ के बाद जो आप जो है यहाँ पे अगर बाइनरी लॉग बेस्ड करना है तो मास्टर लॉग फाइल, मास्टर लॉग फाइल और मास्टर लॉग पोजीशन, ये दोनों डालने पड़ते थे हमें। लेकिन जब हम GTID बेस्ड करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये पैरामीटर डालना है। मैंने पहले भी बताया कि हमें ये पैरामीटर यूज करना है, सिर्फ मास्टर ऑटो पोजीशन इज इक्वल्स टू 1। मास्टर ऑटो पोजीशन 1 का मतलब है जहां अगर कोई स्टेटमेंट रिप्लिकेट नहीं हुआ है तो ये स्टार्टिंग से ले लेगा। अगर कहीं बीच में आपके रिप्लिकेशन फेल्योर हुए हैं तो ये चेक करेगा कि कहां तक कौन से GTID तक रिप्लिकेट हुआ है, उसके अगले GTID से ये रिप्लिकेट कर लेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 देना है, चाहे फेल्योर हो या न्यू एस्टेब्लिश करना हो, सब जगह पे मास्टर ऑटो पोजीशन 1। तो हमने यहां पे ये क्यों लिखा है गेट मास्टर पब्लिक की। गेट मास्टर पब्लिक की का मतलब है, ये इसलिए किया है कि अगर जब हम यहाँ पे अगर हमने जो यूजर बनाया है और उसके प्लगइन MySQL नेटिव पासवर्ड होता, अगर हमारा प्लगइन MySQL नेटिव पासवर्ड होता तो सिर्फ हमारा गेट यहां से ही काम हो जाता। यहीं पे मैं सेमी कॉलन डाल के और यहाँ ये आपका स्टार्ट हो जाता। लेकिन जो हमने यूजर क्रिएट करे हैं, ये करे हैं कैशिंग SHA-2 पासवर्ड के प्लगइन को यूज करके। ये एक सिक्योरिटी का है। तो ये सिक्योरिटी को कैश करने के लिए हमें ये डालना है गेट मास्टर पब्लिक की। ये क्या करता है कि ये ये क्लाइंट साइड पे या स्लेव साइड में हम यूज करते हैं सो दैट कि ये क्या करता है कि ये RSA पब्लिक की जो मास्टर का है या जिस सर्वर से हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसका डाउनलोड कर लेता है। ये रिक्वेस्ट करता है RSA पब्लिक की फ्रॉम द सर्वर से। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेता है और अपने पास रख लेता है, फिर उसके बाद वो कनेक्ट हो जाता है। अगर ये वाले हमारे प्लगइन है कैशिंग SHA-2 पासवर्ड और ये SH-256 पासवर्ड अगर है ऑथेंटिकेशन, तो हमें ये यूज करना पड़ेगा गेट मास्टर पब्लिक की, सो दैट कि ये RSA पब्लिक की जो है जिससे कि कनेक्ट करते हैं ये उससे डाउनलोड कर लेगा और सेव कर लेगा, तो हम इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। हो गया, तो अब मैं इससे चलाता हूं और देखते हैं कि क्या होता है।
अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट स्लेव लिखेंगे या स्टार्ट रिप्लिका भी लिख सकते हैं, जो मर्जी सो लिख सकते हैं। अब सो स्लेव स्टेटस लिखें या सो रिप्लिका स्टेटस लिखें, दोनों भी सेम बात है। यहाँ कुछ तो एरर आया, डॉट एरर टू। एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ पहले। यहाँ पे स्टॉप स्लेव और रीसेट, हो सकता है पहले मैंने कभी बनाया होगा जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये आपका ये मिसिंग है, ये ट्रांजेक्शन, है ना GTID, ये अ, आपने अब देख सर्वर UID और ये ट्रांजेक्शन का सीक्वेंस है, तो ये मे बी उसकी वजह से हो रहा है। रीसेट स्लेव ऑल। और फिर से अब हम करते हैं, इसको चला कर देखते हैं। अभी भी आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा होगा क्योंकि मैं पहले भी इस पे GTID बेस्ड रिप्लिकेशन किया था। तो ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तब तक के लिए मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ इसको। हाँ, तो अब फिर से चेक करते हैं वो। अगर मैंने यहाँ पे सो सिलेबस स्टेटस चेक किया, तो अब ये चल रहा है, बिकॉज कि जो पीछे एरर्स हमने देखे थे वो कोई था नहीं। वो कुछ ट्रांजेक्शन मैंने बहुत पहले रिप्लिकेशन जो बनाए थे, वो कुछ रिप्लिकेशन बाइनरी लॉग वाले फंसे हुए थे, उसको जैसे ही मैंने हटाया ये चल पड़े। तो आपका चलेगा, अब जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे चलेगा। मैंने वो बार बार रीसेट और ये करने की वजह से ये ऐसा बीच में अटक गया था। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि आपका ये रिप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है। मास्टर बाइनरी लॉग ये है। आपको सेम चीजें दिख रही होंगी कि हम जो बाइनरी लॉग का यूज करके जो रिप्लिकेशन करते थे, सेम वही है। यहाँ पे ये है, ये बाकी ये दोनों देख ही रहे हैं कि आईओ रनिंग यस है, एसक्यूएल रनिंग यस है। मास्टर UID, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रिट्राइव GDID सेट एंड एग्जीक्यूटिव GTID सेट, ये दो है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे GTID के ये दोनों ऑन है, एंड बिल्कुल सही है। सेम मैं अगर वहां भी चेक करूं, यहाँ पे भी ऑन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब शो डेटाबेसेस, क्रिएट डेटाबेस, मान लीजिए कि हमने डेटाबेस का नाम टेम्प रखा। हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया। अब यहाँ पे शो डेटाबेस करूंगा तो टेम्प नाम का डेटाबेस आ गया हमारा यहाँ पे। अब फिर से हम GTID पे ध्यान देते हैं कि अब क्या फर्क पड़ा।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पैरामीटर है GTID एग्जीक्यूटेड, इसको नोट कर लेता हूं मैं। GTID एग्जीक्यूटेड एंड सेकेंड वन है GTID पर्ज्ड। ये होता क्या है? ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ये इससे पहले जो था, अगर आपने देखा होगा GTID एग्जीक्यूटेड नल था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अभी GTID एग्जीक्यूटेड में आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन आ गया। जैसे ही हम इन्हें क्रिएट करे तो यहाँ का जो सर्वर UID है, फिर से मैं सर्वर UID दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सेम है 86CF4 8664 सेम है। इसका पहला ट्रांजैक्शन हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया यहाँ पे, ये यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है। अब मैं क्या करता हूं कि इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करता हूं। क्रिएट टेबल T1 ID int प्राइमरी कॉमन नेम वर्कर 30। ये क्रिएट किया। अब हमारा टेबल भी बन गया। अब इस पे क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे देखेंगे। अब हमारा ट्रांजेक्ट GTID एग्जीक्यूटेड का मतलब है कितने ट्रांजेक्शन हमने एग्जीक्यूट करे हैं। तो पहले एक था, इससे पहले एक था, अब एक से दो हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इस टेबल में एक डेटा भी डालता हूं। इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज 1 और नाम A डाल देते हैं, A। अब इस पे क्या फर्क पड़ा, देखिए पहले 1 था, फिर 1 से 2 हुआ, अब 1 से 3 हो गया, मीन्स 3 ट्रांजेक्शन्स हो गए, 1 2 3। इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स हमारे बढ़ रहे हैं। तो GTID एग्जीक्यूटेड का मतलब है, ये जो GTID एग्जीक्यूटेड मैंने लिखा है, इसका मतलब है मास्टर के ऊपर कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। ठीक है, वो उसको डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। इसी तरीके से और भी इंसर्ट कर लेते हैं। 2 PB, एक काम करता हूं यहीं पे से करते हैं 3 CC ठीक है। अब मैं ट्रांजेक्शन देखता हूं यहाँ पे, ये तो 3 से 4 हुआ। अब आप मैंने पहले क्या बताया था कि एक ट्रांजेक्शन का मतलब एक इंसर्ट भी हो सकता है, एक ट्रांजेक्शन का मतलब नंबर ऑफ इंसर्ट अपडेट डिलीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ, हमने एक इंसर्ट किया तो ये 3 हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है हमने एक ही इंसर्ट के अंदर 2 वैल्यू डाले, 2 और 3, तो ये दोनों एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट है। ये मैं आपको अभी बाइनरी लॉग के अंदर दिखाऊं, चलो मैं आपको बाइनरी लॉग दिखाता हूं कि कैसे ये हमारा राइट होता है यहाँ पे। तो हमने दो न्यू पैरामीटर्स देखे, GTID एग्जीक्यूटेड और GTID पर्ज्ड। GTID पर्ज्ड के बारे में भी बताऊंगा मैं। ठीक है, 4 है। अब मैं इंसर्ट करता हूं, 4 के जगह अब 5 डालते हैं, 3 4 4 करते हैं इसको, 4 DD। अब ये 5 हो गया होगा, 5 हो गया होगा। ठीक है,
तो अभी अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, हाँ T2 लिखा गया, T1, तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको बाइनरी लॉग के अंदर देखता हूँ। सो मास्टर स्टेटस से देख लेते हैं कौन से बाइनरी लॉग में लिख रहा है। तो मास्टर स्टेटस ये 1 वाले में लिख रहा है ये। तो मास्टर स्टेटस बिन लॉग 1 में लिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसको सो बाइनरी लॉग्स देख लूं, एक ही है। ठीक है, तो अब मैं इसको रीड करता हूं, एग्जिट किया, MySQL के अंदर गया, MySQL bin log, ये log, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब हम आएंगे, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ ये बाइनरी लॉग, तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा पहला स्टेटमेंट क्रिएट डेटाबेस का, पहला स्टेटमेंट क्रिएट डेटाबेस टेम्प, ये दिख रहा है। तो इसके साथ एक हमने क्या बताया था कि जितने स्टेटमेंट होते हैं जो भी डेटाबेस में चेंज करता है उसके साथ एक GTID एसोसिएटेड होता है। तो GTID नेक्स्ट करके होगा, एक देखो ये GTID नेक्स्ट, इसको भी याद रखना कि कहाँ पे होता है। अगर बाइनरी लॉग की बात करें तो कहाँ पे ये मिलेगा, ये GTID नेक्स्ट के अंदर मिलेगा कि आपका, ये देखो ये है सर्वर UID और 1 में एक ट्रांजेक्शन है, आपने देख लिया। दूसरा देखता हूं कि हमने इसके अंदर टेबल क्रिएट करे थे, क्रिएट टेबल, इसका भी एक GTID नेक्स्ट होगा, ये GTID नेक्स्ट, ये 2। एक चीज और आपने देखा होगा कि जब वहां पे एक ट्रांजेक्शन हो, हमने जब GTID नेक्स्ट की बात, GTID एग्जीक्यूटेड की बात करी थी, तो यहाँ पे सीरीज में था लिखा हुआ ऐसे 1-3 या 1-4, मतलब 1 से 4 ट्रांजेक्शन, 1 से 5 ट्रांजेक्शन, 1 से 2 ट्रांजेक्शन, इस तरह से। लेकिन बाइनरी लॉग के अंदर सब अलग अलग लिखे होते हैं। यहाँ पे वो नहीं कि सीरीज में लिखा होगा, GTID एग्जीक्यूटेड के अंदर वो सीरीज, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटेड के अंदर सीरीज में लिखा होता है, 1 से लेके इतने ट्रांजेक्शन अभी तक हुए हैं। अगर सिर्फ 4 लिख देंगे तो इस दिस मीन्स क्या, मतलब उस पता नहीं चलता चीजें, इसीलिए ये 1 से 4, मतलब 1 से ही स्टार्ट हुआ है, 4 तक गया है। और GTID नेक्स्ट में अगर हमने क्रिएट टेबल किया तो यहाँ GTID नेक्स्ट और ये ट्रांजेक्शन नंबर 2, इसी तरीके से 3 में इंसर्ट किया होगा हमने। ये देखो, ये हमने इंसर्ट किया तो इसका भी GTID नेक्स्ट होगा एक, 3, ट्रांजेक्शन नंबर 3। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो दो वैल्यू एक साथ डाले हमने, ये दिखाता हूं, ये देखो T1 2 वैल्यू डाला और 3, एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट है ये। हमने पहले भी बताया कि एक ट्रांजेक्शन का मतलब एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक ट्रांजेक्शन का मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो GTID नेक्स्ट है, मतलब कि चौथा जो ट्रांजेक्शन है, चौथा ट्रांजेक्शन में 2 इंसर्ट हैं। ठीक है, पांचवा जब हम ट्रांजेक्शन देखेंगे यहाँ पे भी एक इंसर्ट होगा, इसका भी ये पांचवा में सिंगल है। ठीक है, इस तरीके से ये
लॉग है यहाँ पे GTID नेक्स्ट करके हम पता कर सकते हैं कि ये कौन कौन से ट्रांजेक्शन, कितने ट्रांजेक्शन हमारे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने सारा देख लिया, यहाँ कि बाइनरी लॉग के अंदर भी देख लिया। अब MySQL में फिर से आते हैं यहाँ पे। आपने जैसे मैं GTID एग्जीक्यूटिव, वहां GTID नेक्स्ट में आपने क्या देखा था, हर एक ट्रांजेक्शन का एक नंबर था 1 2 3 4 5, लेकिन GTID नेक्स्ट के अंदर ये सीरीज में होता है कि 1 से स्टार्ट हुआ है 5 ट्रांजेक्शन, 5 ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ स्लेव के ऊपर। स्लेव के ऊपर भी जब हम ये करेंगे तो यहाँ भी हमें वही दिखेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो वहां पे दिखा उतने ही ट्रांजेक्शन जितने यहाँ अप्लाई हुए हैं 1 से 5 तक, ये सारे दिख रहे हैं। लेकिन GTID पर्ज्ड अभी कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ। अब मैं जाता हूँ शो स्लेव स्टेटस करते हैं। यहाँ पे आपने देखा बिल्कुल वैसे ही है, सारी चीजें जैसे बाइनरी लॉग में होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिट्राइव्ड GTID सेट एंड एग्जीक्यूटेड। ये 2 पैरामीटर को फिर नोट कर लेता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिट्राइव्ड GTID सेट एंड एग्जीक्यूटेड GTID सेट। ये इसका मतलब क्या है? रिट्राइव्ड GTID सेट का मतलब है, जैसे यहाँ पे एकदम सिंपल लॉग, बाइनरी लॉग की तरह देखें। बाइनरी लॉग में हमने क्या बताया था कि जो मास्टर लॉग फाइल का मतलब क्या है कि ये जो है IO रनिंग के थ्रू, ये जो है मास्टर से कितने बाइनरी लॉग और कितना पोजीशन तक रीड करे हैं इसने, यहां लेके आया है स्लेव के ऊपर वो, प्लस ये रिले मास्टर लॉग फाइल और ये एग्जिक मास्टर लॉग का फाइल का मतलब है कि वो जो हम लेके आए हैं ये वाले फाइल का इस पोजीशन तक, उसमें से कितना हमारा स्लेव पे अप्लाई हो गया है। रिले मास्टर लॉग फाइल और एग्जिक मास्टर लॉग फाइल ये बताता है हमें। सेम उसी तरीके से ये जो है आईओ को डिनोट करता है, इनपुट आउटपुट रीड को डिनोट करता है कि रिट्राइव मास्टर से इसने कितने लेके आया, रिट्राइव किया, मास्टर पे कितने ट्रांजेक्शन थे, उसमें से ये लेके यहाँ स्लेव पे लाके रिले लॉग में कितना लिखा है वो रिट्राइव्ड में आ जाता है। ठीक है, और एग्जीक्यूटेड का मतलब है कि ये जो लेके आया है 1 से 5, उसमें से कितने एग्जीक्यूट हुए। मान लो कि हमने यहाँ पे स्लेव को बंद कर दिया। स्लेव पूरा नहीं बंद करते हैं, मैं ऐसा करता हूं कि स्टॉप स्लेव SQL अंडरस्कोर थ्रेड। अब मैं इसको दिखाता हूं, यहाँ पे हमने क्या किया, IO रनिंग को यस रखा है, SQL रनिंग नो हो गया। अब मैं यहाँ पे एक इंसर्ट और करता हूं, यहाँ पे 5 कर दिया और यहाँ पे EE कर दिया। ये हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अब आप देखें कि ये जो है हमने क्या किया था, एसक्यूएल थ्रेड को बंद कर दिया, आईओ थ्रेड चालू है। आईओ थ्रेड का मतलब ये मास्टर से पिक करता रहेगा, इनपुट आउटपुट चल रहा है, लेकिन स्लेव एसक्यूएल जो स्लेव पे आ गया वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। मींस यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्टली ये रिट्राइव तो 1 से 6 तक कर लिया, छठा भी कर लिया यहाँ पे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये 1 से 5 तक जो पहले था वो भी आज भी है, यहाँ पे देख लीजिए, पहले भी 1 से 5 तक था, 1 से 5 तक था, और यहाँ पे भी वही है कि हमने यहाँ छठा इंसर्ट किया तो ये आ गया यहाँ पे, लेकिन अप्लाई नहीं।
अब जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल थ्रेड, ये अप्लाई हो जाएगा। स्टार्ट किया, अब देखिए दोनों बराबर हो गए। 6 मास्टर से रीड करें, ये आईओ थ्रेड जितना था 1 से 6 तक, एसक्यूएल थ्रेड भी उतने ही हो गए। तो इस तरीके से आपने ये दो भी समझ लिया, रिट्राइव जीटीआईडी सेट और एग्जीक्यूटेड जीटीआईडी सेट के बारे में भी हमने जान लिया। तो हमने यहाँ पे ये सारे जीटीआईडी एग्जीक्यूटेड के बारे में बताया, जीटीआईडी बाइनरी लॉग के अंदर जो ये है, बाइनरी लॉग के अंदर जीटीआईडी नेक्स्ट, इसके बारे में भी जाना। ये सब याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये पूछते हैं इंटरव्यू में। ये रिट्राइव जीटीआईडी सेट क्या है इसके बारे में भी बताया, एग्जीक्यूटेड जीटीआईडी सेट क्या है ये भी बता दिया। अब है कि यहाँ पे जो हमारा ये है कि जीटीआईडी पर्ज क्या है। सपोज हमने लॉग एक्सपायरी, बाइनरी लॉग एक्सपायरी का सेट कर रखा है, बाइनरी लॉग एक्सपायरी, एक्सपायरी इज इक्वल्स टू 10 डेज कर दिया है, सॉरी, बाइनरी लॉग एक्सपायरी 10 डेज कर दिया है। दिस मीन्स कि अगर प्रोडक्शन में हमारा डेली एंट्री हो रहा है, नए नए बाइनरी लॉग बनते जा रहे हैं, हेवी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो हर पर डे जो 10वां दिन का है, 10 डेज पहले का जो बाइनरी लॉग है वो ड्रॉप होता रहेगा, वो ड्रॉप होता रहेगा। ठीक है, तो बाइनरी लॉग जब पीछे का डिलीट होता रहेगा तो उसके ट्रांजेक्शन्स तो अब आएंगे नहीं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूं कि अभी जो हमारा शो बाइनरी लॉग्स क्या है, एक ही है। अगर हमने इसको रोटेट कर दिया प्लस बाइनरी लॉग्स, अब 2 बन गए होंगे, 2 हो गए। और हमने क्या किया कि ये पहला वाला जो है बाइनरी लॉग को हमने मतलब डेट सेट कर दिया, मान लो कि 10 दिन का, 10 दिन बाद ये डिलीट हो गया, तो मैं यहां मैनुअली डिलीट कर देता हूं, पर्ज बाइनरी लॉग टू, जो हम बाइनरी लॉग का नंबर देते हैं उससे जस्ट पहले तक का वो डिलीट कर देता है, पर्ज बाइनरी ये देखो। तो अब जो बाइनरी लॉग हमें मिलेगा वो सिर्फ 2 मिलेगा, यहाँ पे जो बाइनरी लॉग आप दोगे उससे जस्ट पहले तक का हटा देगा, तो ये सेकंड मिले। अब क्या हुआ कि जितने भी हमने 6 ट्रांजेक्शन्स यहाँ करे थे, हमने जितने भी 6 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे करे थे, जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको, यहाँ पे भी दिखाया होगा कहीं पे, 6 ट्रांजेक्शन करे थे, वो सारे बाइनरी लॉग 1 में पड़ा था, इस वाले में पड़ा था। अब वो तो सारे चले गए। अब मैं जब ये चलाऊंगा तो ये जो है 1 से 6 तक के ट्रांजेक्शन्स पर्ज हो गए। अब आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। ये पर्ज वाला जो है हमें यही बताता है कि इतने ट्रांजेक्शन, इस नंबर से इस नंबर तक का ट्रांजेक्शन आपके हट गए हैं और आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे मैंने फिर इसमें इंसर्ट किया कोई सा 6 किया, ठीक है, तो अब जो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 1 से 7 तक ट्रांजेक्शन्स हैं, तो 1 से 7 तक है, तो 7वां तो आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जीटीआईडी एग्जीक्यूटेड 1 से 7 तक एग्जीक्यूट हुआ है,
लेकिन ये उसमें से 1 से 6 तक का आपका पर्ज हो गया। सेम यहाँ पे भी आपको दिखेगा। सेम यहाँ पे भी 1 से GTID पर्ज्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये GTID एग्जीक्यूटेड तो है बट GTID पर्ज्ड नहीं है। तो इसको पर्ज तब करेंगे यहाँ पे जब यहाँ पे स्लेव के ऊपर जब हम पर्जिंग चलाएंगे तब। अब यहाँ पे बाइनरी लॉग्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉग स्लेव अपडेट ऑलरेडी इनेबल्ड होता है। अगर अब मैं आपको दिखाऊं लॉग स्लेव अपडेट्स ऑलरेडी इनेबल्ड होता है। दिस मीन्स जो भी हमारा वहां से रिप्लिकेट होके मास्टर से रिप्लिकेट होके आ रहा है यहाँ के बाइनरी लॉग में राइट हो रहा है। तो अगर मैंने इसका बाइनरी लॉग्स ड्रॉप कर दिए पर्ज बाइनरी लॉग्स टू, यहाँ पे बाइनरी लॉग्स पहले सो बाइनरी लॉग्स कर लेते हैं। सो बाइनरी लॉग्स उस 3 है। मैंने अभी ये रोटेट करके बनाया है 3, तो इससे पहले का हम डिलीट कर देते हैं। पर्ज बाइनरी लॉग्स टू यहां तक हमने हटा दिया। तो अब बाइनरी लॉग्स, ओहो सॉरी 3 तक करना था हमें, ये 3 तक करना था। तो अब जो है बाइनरी लॉग्स 3 बचे। अब मैं यहाँ पे ये अगर चेक करूं GTID, अब आपको यहाँ पे भी 1 से 7 तक दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे डिलीटेड हैं। तो इसका जो है GTID पर्ज्ड 1 से 6 है बट इसका GTID पर्ज 1 से 7, क्योंकि इसके सारों 7 स्टेटमेंट सारे के सारे यहीं लिखे हुए हैं। आप ट्राई करके देखो, कमेंट करके पूछना कि अगर आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये यहाँ तक सेम है लेकिन ये GIT पर्ज GTID पर्ज जो है ये दोनों का स्पेसिफिक है। इसका मास्टर से कोई लेना देना नहीं। ये यहाँ के बाइनरी लॉग पे कितने सारे हैं और नहीं हैं वो उस पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हमने GTID के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। इसके सारे इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया। GTID मोड देख लिया, इन्फो GTID कंसिस्टेंसी, फिर उसके बाद हमने गेट मास्टर पब्लिक की का यूज क्यों करना पड़ता है। ये मास्टर ऑटो पोजीशन ही है मेन, जो कि आपका जब भी बंद होगा रिप्लिकेशन तो इसी से स्टार्ट करेंगे। GTID एग्जीक्यूटेड देख लिया, GTID पर्ज देख लिया, GTID नेक्स्ट देख लिया, रिट्राइव GTID क्या होता है, ये क्या होता है, एग्जीक्यूटेड GTID पर्ज दोनों इंडिपेंडेंट है, मास्टर का अलग है, स्लेव का अलग है। इस तरह से हमने सारा देख लिया। तो अब नेक्स्ट में और भी इसके बारे में डिटेल में कुछ चीजें बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and families. Thank you very much.